हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज का जो आर्टिकल है, आज है 3 फरवरी 2021 और आज का जो आर्टिकल आया है वो कुछ बजट से रिलेटेड है। और अभी आपने देख सुना होगा कि म्यांमार में क्या हो गया, कल तख्ता पलट हो गया। उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है हम उसको डिस्कस करेंगे। और बजट के जो आर्टिकल हैं वो डेली टू डेली आते रहेंगे, हम उनको देखते रहेंगे और जो मेन होगा मैं आपको उनको डिस्कस कर दिया करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी आया है सेट बैक इन म्यांमार। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे और मैं आपको इसको बताऊंगा किस तरह से इसे देखना है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो भी हुई कल म्यांमार में, उसके पहले से क्या चल रहा है। जो रोहिंग्या का इशू है वो कहीं न कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे आर्टिकल। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। और एक आर्टिकल हमारा आया है पोल पॉट, इसे भी देखेंगे। इसमें क्या बताया, इसमें बजट में जो सरकार ने दिया है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, जो म्यांमार है उसकी लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं। ये म्यांमार है और यहाँ पे रखाइन है, जो यहाँ का जो क्षेत्र है रखाइन प्रांत। और यहीं से रोहिंग्या जो हैं ये इधर की तरफ बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। और अपने देश का जो अपने देश के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार को टच करते हैं। उसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। कौन से राज्य हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। तो ये म्यांमार है। अभी इसमें कल क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आंग सान सू की थी, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, तो यहाँ पे ये अभी नवंबर 2020 में इन्होंने इलेक्शन जीता। तो ये कल क्या हुआ कि जो वहाँ पे सेना है, जो मिलिट्री है वहाँ के जो जनरल हिलेंग हैं, उन्होंने क्या किया कि सबको, जितने वहाँ के राष्ट्रपति थे, विन मिंट को प्लस आंग सान सू की को, इन दोनों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और नेताओं को गिरफ्तार करके गायब कर दिया। और एक साल के लिए क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। तो देखिए यहाँ पे जो ये इमरजेंसी इन्होंने लगा दी सेना ने, उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। वहाँ किसका रूल हो जाएगा? सेना का रूल। और सेना का रूल देखा ही आपने पाकिस्तान में क्या हालत हुई आज। मतलब सेना का ही रूल था वहाँ पे। जो आज हालात हुए हैं वही हालात क्या हो जाएंगे, म्यांमार को जाएंगे। वैसे भी पहले से ही खराब थे। तो देखिए यहाँ पे हुआ ये कि जो म्यांमार है, यहाँ पे रोहिंग्या आए थे 1430 के दशक में। तो ये जब 1430 के दशक में वहाँ पे रोहिंग्या आए और अस्कान प्रांत में ये इन्होंने बसना शुरू कर दिया। एक यहीं रखाइन प्रांत के बगल में अस्कान प्रांत है, आप इन्होंने बसना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ये धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे 1824 में जब ब्रिटिश भारत में आए, तो ये जो प्रांत था ये भी अछूता नहीं रहा। इन्होंने पहले इसका नाम बर्मा ही था। तो 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एमरडस्ट था, लॉर्ड एमरडस्ट। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये क्या है, करंट में चल रहा है, तो इससे स्टैटिक में जो पीछे हिस्ट्री बीती होगी, जो इससे भौगोलिक हो, वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि लॉर्ड एमरडस्ट ने क्या किया कि रोहिंग्या जो कम्युनिटी थी उसको अब बोला कि अगर आप हमें क्या करोगे, आप हमें समर्थन करोगे, हमें इस युद्ध में अगर म्यांमार को बर्मा पे कब्जा करने में मदद करते हो, रोहिंग्या समुदाय से बोला, तो हम क्या करेंगे, आपको एक स्वायत्त देश बना देंगे, आपका एक देश बना देंगे। फिर इसके बाद ये रोहिंग्या जो समुदाय था, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच में, 2 साल चला। तो यहाँ पे ये क्या हुए, अंग्रेज युद्ध जीत गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्हें बोला कि जब फिर 1948 में वहाँ पे क्या हुआ, जो म्यांमार था वो आज़ाद हो गया। 1948 में आज़ाद होने के बाद तो जो वहाँ की जो सरकार बनी, पहली बार ब्रिटिश का काम ही होता है धोखा देना। इन्होंने क्या धोखा दिया रोहिंग्या को इन्होंने अलग राज्य नहीं बनाया, वहाँ पे भी छोड़ के इन्हें चले गए। जैसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए कि आगे भी हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तुम आगे भी बेटा इसे लड़ते रहोगे। फिर 1948 में जो म्यांमार में जो सरकार बनी, मिलिट्री का रूल आया, उन्होंने क्या किया, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अलग राज्य की व्यवस्था करने से मना कर दिया कि हम तुमको अलग राज्य नहीं बनाएंगे। और देखिए, रोहिंग्या में सबसे ज़्यादा कौन है, मुसलमान है। और ये अल्पसंख्यक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मतलब क्या है कि कम है। दूसरी बात कौन है इसमें, इसमें मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, इस्लाम धर्म के, प्लस कुछ हिंदू भी हैं इसमें। ऐसा नहीं है, इसमें मुस्लिम हिंदू दोनों हैं।
लेकिन हिंदू के यहाँ बहुत कम है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया, कह रहे हमें अलग देश दे दो दे दो। इन्होंने क्या म्यांमार ने बोला कि नहीं, हम तुम्हें अलग देश नहीं देंगे। और दूसरी बात, इन्होंने वहाँ के लोकतंत्र जो भी बनाए, इन्होंने वहाँ सेना का ही शासन था, लेकिन जो भी लोकतंत्र, जो वोट का अधिकार था और जो नागरिक के म्यांमार के अधिकार के एक भी अधिकार इन्होंने नहीं दिया, इन्हें देश से बाहर ही कर दिया। मतलब घर में रखेंगे लेकिन कैसे रखेंगे, नौकर की तरह। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये जो म्यांमार की जो ज़्यादातर जाति है, वो जो लोग हैं वहाँ पे, वो किस धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध समुदाय से। वो किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध और मुस्लिम संघर्ष शुरू हो गया यहाँ पे। जब ये संघर्ष शुरू हो गया तो 1982 में क्या किया कि इन्होंने नागरिकता कानून ला दिया, जो म्यांमार की सरकार ने। तो वहाँ पे जो नागरिकता कानून लाया, तो इन्होंने बोला कि ये हमारे नागरिक नहीं है, मतलब नागरिकता कानून ला गया, उसमें बोल दिया कि हमारे नागरिक नहीं है, जबकि 135 जातियों को इन्होंने नागरिकता दे दी। मतलब जो अलग जातियाँ थी उनको नागरिकता दे दी, लेकिन इनको नागरिकता नहीं दी कि तुम बाहर ही जाओ। फिर 1962 में जो सेना थी, इसको आग थी। देखिए आग जो थी इनके अंदर क्या थी कि 19 जो लड़ाई हुई थी 1824 में, तब तो बेटा तुम अंग्रेज के साथ थे, अब आज हमारे ही देश में आके हमारे ही देश में हमारा ही खाओगे, हम तुम्हें कतई नहीं खाने देंगे साले। फिर 1962 में सेना शासन दोनों ने जो वहाँ की सेना थी और शासन दोनों ने दमन करना शुरू कर दिया। 1978 में भी जो सैनिक कार्यवाही इन्होंने की वहाँ की सेना ने, जो एक ऑपरेशन किंग ड्रैगन चलाया, उसमें भी इन लोगों को परेशान किया, इन लोगों को मारा पीटा। फिर 1991-92 में इन्होंने एक ऑपरेशन ग्रीन एंड ब्यूटीफुल नेशन चला दिया। मतलब ग्रीन और ब्यूटीफुल नेशन, क्लीन, ग्रीन नहीं सॉरी क्लीन, ऑपरेशन क्लीन और ब्यूटीफुल नेशन, मतलब भाग जाएंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा, बहुत साफ सुथरा हो जाएगा। अब उसमें क्या हुआ, 91-92 में 2 लाख जो रोहिंग्या थे भाग गए वहाँ से, कि भैया कौन रह गए, मार डालेंगे सब। फिर इसके बाद वहाँ पे देखिए 2017 में क्या हुआ, 2017 में हुआ ये कि ये जो रोहिंग्या समुदाय है, इन्होंने अपनी एक सेना बना रखी है, रोहिंग्या मुक्ति सेना। मतलब जब किसी को तुम परेशान करोगे, वो क्या है, कमज़ोर है, उस देश में कम लोग हैं, तो करेंगे हम इनके खिलाफ क्या, संगठन बनाएंगे। और इन्होंने संगठन बना लिया क्या, रोहिंग्या मुक्ति सेना। अब रोहिंग्या मुक्ति सेना क्या की, इन्होंने उत्तरी रखाइन जो प्रांत है, जो आप देख रहे हैं रखाइन, ये इसी रखाइन प्रांत में जाके क्या की, एक पुलिस स्टेशन था, 30 पुलिस चौकी थी, उसको सबको बर्बाद कर दिया, हमला कर दिया, उसमें 12 पुलिस वाले मर गए। फिर सेना क्या की, फिर सेना प्रशासन ने मार के भगाना शुरू किया। 2017 में फिर सेना जो थी पगला गई कि ये साले ये सब सॉरी, ये हमारे देश में हमारा खा रहे हैं, हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं, मारो इनको। फिर उस समय क्या हुआ, 7.5 लाख रोहिंग्या वहाँ से भगे। वो कहाँ घुसे, वो घुसे इधर बांग्लादेश में। और बांग्लादेश से पहले क्या था, जो रोहिंग्या थे वो व्यापार के चक्कर में बंगाल आते थे 1948 से पहले। मतलब बंगाल कहाँ, उस समय तो बांग्लादेश बना नहीं था, तब क्या था, बंगाल था और बांग्लादेश, वो उसमें पहले से ही घुस रहे थे। फिर आज भी घुसते घुसते वो अंदर घुस गए। मतलब अब क्या करें, जब आदमी को दौड़ाओगे मारोगे तो ऊपर ही भगेगा, ऊपर भगते जा रहे हैं, मैप में आप देखते जाओ, ऊपर भगते जा रहे हैं, ऊपर भगते जाएंगे, किधर जाएंगे, ये जाएंगे आपके इधर बांग्लादेश, फिर मेघालय जाएंगे, असम जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, इधर ही तो भागेंगे, नीचे से मारोगे तो ऊपर भागेंगे, ऊपर भाग रहे हैं। फिर क्या हुआ, जो आंग सान सू की थी, अब इनकी कहानी सुनिए। ये आंग सान सू की थी, ये वहाँ के एक राजनयिक थे, लेखक थे, उनकी बेटी थी आंग सान की। अब वो क्या हुआ, उनका मर्डर हो गया। फिर ये आ गई उसमें कि अब हम तो देश में ये करेंगे, वो सेना के खिलाफ, मतलब लोकतंत्र के लिए लड़ना शुरू कर दी और सब कुछ किया। फिर वहाँ पे वो चुन के आ गए इलेक्शन के लिए। 1990 में यहाँ तक इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, 99 में शांति का नोबेल दिया गया 1999 में इन्हें। और भारत सरकार भी बहुत बढ़िया 1992 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दे दी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये तो शांति के लिए आई थी कि हम शांति का नोबेल ले लें। फिर इसके बाद ये क्या कि यहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे, इन्हीं के खिलाफ जाके केस लड़ना शुरू कर दी। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है गाम्बिया, छोटा सा देश है गाम्बिया, उसने कहा जब 2017 में वहाँ की जो म्यांमार की सेना थी रोहिंग्या को मार के भगाने लगी, कितने बच्चों को मार दिया उन्होंने, कितनी महिलाओं का रेप किया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी वहाँ से। जब वो नदी क्रॉस कर के डूब के आ रहे थे, मतलब नदी थी इसीलिए पानी था, पानी में डूब के किसी तरह घुस के उसमें कितने बह जा रहे थे, बिना खाना खाए मर गए, बहुत लोग मरे उस समय। तो जब 7.5 लाख लोग एक तरफ विस्थापित हुए, तो वहाँ जब गाम्बिया एक देश था, पूरी दुनिया में कोई बोल नहीं रहा था, तो गाम्बिया ने बोला जो
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट है, जो स्टेट नहीं, जो मुस्लिम देशों का जो समूह है, उससे बोला कि अरे चलो वहाँ पे बोलो ना, ऊपर बोलते क्यों नहीं तुम, वहाँ बोलो संयुक्त राष्ट्र में कि यहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। तब यहाँ पे वो मुद्दा उठाया गया। फिर ये मुद्दा कहाँ चला गया, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में, जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वहाँ गया, तो वहाँ पे जब इन देशों ने रोहिंग्या के साथ लड़ना शुरू कर दिया, तो जो मैम जो शांति का नोबेल पाई थी, वो इन्हीं के खिलाफ लड़ना शुरू कर दी। मतलब तुम लोकतंत्र की समर्थक हो, तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, दुनिया का सर्वोत्तम पुरस्कार वो मिल चुका है, और तुमका शांति में शांति मचा दी। फिर वहाँ पे जब ये उसको सपोर्ट करने लगी, तो अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे सेना क्या थी, जो म्यांमार में सेना है, वो किसके समर्थन रहती है। अब देखिए यहाँ पे चाइना घुस गया है, चाइना आ गया। चाइना क्या किया कि वो म्यांमार की जो सेना है वो हमेशा किसके छाता में छुप जाती है, जाके चाइना के छाता में। चीन एक छाता फैला रहता है, अब पाकिस्तान छाते के नीचे रहता है, उसी छाते में म्यांमार घुसा रहता है, उसी छाते में जो किंग जोंग है वो भी घुसे रहते हैं। तो ये 3-4 लोगों का वो छाता है, उसी छाते में पुतिन सब लोग मिलके रहते हैं। तो वो छाता में घुस गए, इनकी सेना पहले से घुसी थी। अब ये क्या करते हैं कि आओ छाता में, हम तुम्हारे देश में विकास करेंगे, कोई मुद्दा होगा तो हम तुम्हें समर्थन देंगे, सब कुछ करेंगे। और जो आंग सान सू की थी, इनके पापा को मरवाने में कहीं न कहीं सेना का ही हाथ था। उस सेना का हाथ मतलब चाइना का हाथ। अब वो चाइना से है चिढ़ती हमेशा, तो उन्होंने क्या किया कि वो अब सेना के खिलाफ रहने लगी। मतलब सेना जो थी, सेना के कुछ मतलब बोलती थी, ये करती कुछ थी। तो फिर इसके बाद सेना जो थी इनके विरोध में आने लगी। और दूसरी बात ये देखिए कि जब 2020 में इन्होंने बोला, वहाँ के सेना के जो जनरल थे, जनरल हिलेंग, वो बोले कि यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ इसमें धांधली की हैं, 2015 में चुन के आई हैं आंग सान सू की, फिर 2020 में चुन के आई नवंबर में, तो ये बोले ये तो धांधली करके आई है, ऐसे थोड़ी ना आई हैं। फिर वहाँ का जो निर्वाचन आयोग था वो बेचारा बोले क्या, बोलेगा तो मार देंगे ये सब। वहाँ का जो कोर्ट है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है छाता लेकर के, हम भी छाता, हम बचे रहेंगे भैया बरसात से, जो खूनी बरसात होगी। लेकिन फिर यहाँ पे जो आंग सान सू की थी, अब वहाँ का जो जनरल है वो चला गया चाइना के सपोर्ट में, चाइना एकदम उसको फुल सपोर्ट कर रहा था। वो वही कल किया है, उठा के इनको अंदर कर दिया। दूसरी बात ये है कि वो ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पे लोगों को वोट का भी अधिकार है, प्लस जो वहाँ की सेना है वो क्या करती है, 25% जो सीट है वो रिजर्व है उसके लिए। मतलब जो 4-5 जो क्षेत्र है, जैसे डिफेंस का क्षेत्र हुआ, इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हुआ, और जो बॉर्डर इशू का क्षेत्र है, वो किसका क्षेत्र है, वो क्षेत्र है इनका सेना का। अब जब किसी देश की सुरक्षा, किसी देश का जो ऊपर से जो पैसा आता है, जो तुम रक्षा सौदा है, जब तुम्हारे अंदर रहेगा तो सरकार में पावर क्या हो, तो बंदर रहेगी, बंधा हुआ बंदर, जिधर नचाओगे उधर नाचेगी। अब भारत सुनिए इसमें क्या करता है, भारत है बहुत चालाक, वो जानता है कि चारों स्टेट से सटा हुआ है म्यांमार, तो वहाँ सेना देखती है बॉर्डर सुरक्षा, तो हमें सेना को भी साथ में लेकर चलना है। और जो बांग सान सू की हैं उनको भी, आंग सान सू की, उनको भी लेके साथ में चलना है। तो ये क्या करता है, दोनों तरफ से खेलता रहता है इंडिया। और तीसरी बात है, चाइना जब घुसता है तो इंडिया तुरंत, जब चाइना हर जगह हर सबको अपने सोचता है, अपने छाते घूमता रहता है, उसी छाते में सबको घुसा लेता है। अब ये काम यही करता है, तो इंडिया भी कहता है हम तुम्हारा छाता फाड़ देंगे, तुम आओ। अब ये म्यांमार में ही चल रहा है, इंडिया क्या करता है, दोनों तरफ से खेलता है। तो भारत ने 2017 में जब ये हुआ था, तो ये जो बांग्लादेश के शरणार्थी थे जो शिविर में रह रहे थे, शिविर में जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे वहाँ पे बांग्लादेश में, तो 2017 में भारत ने क्या चलाया, ऑपरेशन इंसानियत चला दिया। और फिर एक बात बोला कि 2007 में हम 2017 से 5 साल मतलब 2022 तक हमको $25 मिलियन का भी निवेश करेंगे इनके यहाँ। 2019 में 250 घर भी बनवा दिया, लो आराम से तुम लोग रहो, खाओ पियो। और फिर इसके बाद यहाँ अब देखिए ये तो उसकी सहायता करी। फिर इसके बाद चला गया सेना के पास, सेना को अपनी एक सबमरीन थी, जो वहाँ का बेड़ा था म्यांमार की नौसेना का, उसमें एक अपनी सबमरीन दे दी। वो सबमरीन पहली सबमरीन थी जो उनके बेड़े में शामिल हुई। तो देखिए इंडिया जो खेल रहा है बहुत बढ़िया खेल रहा है, ऐसे ही खेलना चाहिए, क्योंकि अगर ये इधर जाते हैं सेना की तरफ तो फिर आंग बान सू की गड़बड़ा जाएगा। फिर दूसरी बात ये यूएनएससी का हिस्सा है, नॉन परमानेंट है वहाँ पे इस 2-3 साल के लिए, और हमेशा रहते हैं, तो ये हमेशा चमक धमक में भी रहते हैं मोदी जी हमारे। तो वहाँ पे भी बोलेंगे कि आप इतना बड़ा लोकतंत्र लेके चल रहे हैं, और दूसरी बात आप वहाँ सेना की सहायता कर रहे हैं, तो सेना की भी सहायता करते हैं, लोकतंत्र की भी सहायता करते हैं। अब इशू वहाँ वही है म्यांमार में कि उनको गिरफ्तार कर लिए। अब वो जो हेरलिंग है, जहाँ वो क्या थे, जो वहाँ के जनरल
हिलिंग हैं वो चाहते थे। अब उनका गिरफ्तार करने का एक कारण और है, उनका ये कारण है कि हम तो इस साल वो रिटायर होने वाले थे 21 में। अब सोचिए कि अगर इनको हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो 1 साल के लिए आपातकाल लगा देंगे। आपातकाल लगाने के तो हमारा 1 साल और जो रिटायरमेंट की डेट है वो 1 साल और खिसक जाएगी। हमारे में फ़ायदा, इनकी गिरफ्तार कर लो, ये सब जितने लोग हैं सबको उठा ले चलो। ये लोग गायब हो गए, पहले एक दिन इंटरनेट बहाल किए, फिर इसके बाद वो इंटरनेट अपना जो कॉमर्शियल इनका कार्य था सब चलने लगा, इंटरनेट चलने लगा, सब कुछ सही है। लेकिन अब यहाँ पे ये बोल रही है, मतलब जो यूएनएससी है वो भी बोली है कि यहाँ पे गलत उठा, जो सेना ने किया वो गलत है। तो सेना बोल रही है कि ये हम किए ही नहीं है, 2-3 लोग थे यही उठ कर लिए हैं। अरे बिना जनरल के कहे थोड़ी ना होगा। दूसरी बात, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो भी बोल रही है कि गलत कर रहे हो। अमेरिका भी इसमें हाथ डालेगा क्योंकि चाइना ऊपर घुसा हुआ है। तो बाइडन साहब अब इनका पहला मुद्दा है दुनिया का, अब देखते हुए कैसे सही करते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो आर्टिकल था ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो नीचे ये क्या है, ये मैंने पीडीएफ आपको दे दी। इस पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये आर्टिकल था हमारा पोल पॉट। देखिए पोल पॉट की कहानी यही है कि अभी बजट कल आया, अब कल बजट परसों आ गया। तो जब बजट आया इनका तो अब उसमें क्या किए, जो राइटर ये बोल रहे हैं कि ये क्या किए कि उसी क्षेत्र को देख रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। और इलेक्शन होने वाले हैं असम में, केरल में, तमिलनाडु में, और ये 4 स्टेट हैं, असम, केरल, तमिलनाडु में अगले साल इलेक्शन होंगे, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे जब इसी साल पश्चिम बंगाल में है, असम में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, तो अब इनको हम दबा के पैसा देंगे ताकि जनता वहाँ की खुश हो जाए कि अरे भैया इधर पैसा मिला है, वोट दो इनको, हमारे यहाँ विकास हो रहा है। तो जो पार्टी राइटर ये बोले कि पार्टी बहुत चालाक हो गई है, वो क्या कर रही है कि यहाँ पे इनको पैसा दे रही है। और पैसा कितना कितना दे रही है, पैसा ये दे रही है 65,000 करोड़ रुपये केरल में दे रही है। केरल में कह रही है 65,000 करोड़ रुपये दे दी केरल में रोड बनाने के लिए कि विकास होगा, लोग उससे जाके अपना जो खेती करने वाले हैं उन लोग का आसान हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं वो अच्छी हो जाएंगी। मतलब क्या, इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी प्लस यहाँ का इलेक्शन भी जीत जाएंगे। दूसरी बात, वहाँ पे एक मछली बंदरगाह है, तो एक मछली बंदरगाह ही बना रही है कोच्चि में, केरल के कोच्चि में एक मछली बंदरगाह बना रही है जहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ के लाएंगे वहाँ समुद्र से, वो ले आके वहाँ पे आराम से लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और सब कुछ अच्छी सुविधा वहाँ पे देना चाह रही है सरकार। देखिए सरकार का देने का रीज़न भी सही है। अभी अब क्या हुआ है, कोरोना आया, कोरोना में सबकी नौकरी वोकरी चली गई। और रेमिटेंस जो आता है, जो बाहर देश से जब कोई इंडिया से कमाने बाहर जाता है तो जो पैसा वो भेजता है सरकार उस पर क्या करती है, सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाती है। वो क्या होता है, रेमिटेंस होता है। वहाँ से मान लो कोई चला गया अमेरिका कमाने, अमेरिका कमा के $20,000 महीना, 10,000 मान लो डॉलर भेज रहा है महीना इंडिया, तो वो जो डॉलर इंडिया आ रहा है 10,000, तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास क्या जाता है, विदेशी मुद्रा का भंडार। 10,000 आ गया आरबीआई के पास डॉलर, आरबीआई क्या कहता है 10,000 डॉलर का तुम्हें इंडियन करेंसी में जो 70,000 जो भी होगा 70 लाख 7 लाख, वो 7 लाख रुपए आपको दे देगी। आप तो घर में पा गए, जिसके जिसके यहाँ पैसा हो 7 लाख रुपए पा के अपना किनारे, चलो भैया वहाँ से हमारे भैया पैसा भेजेंगे 7 लाख रुपए। लेकिन वो जो 10,000 डॉलर है वो कहाँ गया, वो गया आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में। और जब हम किसी की मुद्रा बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो यही है अमेरिका चाइना से क्यों डरता है, वो विदेशी मुद्रा भंडार से इतना पैसा इन्वेस्टमेंट से इकट्ठा कर लिया है कि बोलता है अमेरिका को ज़्यादा बोलोगे तो पूरा पैसा छोड़ देंगे मार्केट में, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अमेरिका बार बार क्या होता है, चीन से डरता है। और भारत भी क्या करता है, हर देश का, क्यों दूसरा देश एक देश के नागरिकों को ज़्यादा नहीं लेना चाहता, इसलिए नहीं लेना चाहता कि आएगा कमाएगा पूरा पैसा यहाँ से भेजेगा, और जब भेजेगा यहाँ से तो वो जाएगा उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार में, और पैसा इतना हो जाएगा, वो देश बोलेगा कि ज़्यादा बोलोगे तो पैसा पूरा छोड़ देंगे मार्केट में, और जब ढेर ज़्यादा हो जाएगा तो हो जाओगे तुम बर्बाद। यही कहानी है। और दूसरी बात देखिए, केरल में जो था ये सबसे ज़्यादा रेमिटेंस लाता है वहाँ से, खाड़ी देश से। जब खाड़ी देश से, ये किसी भी देश से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है भारत में, केरल से। केरल वासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, वहाँ खूब पैसा कमाते हैं वो, और कमा कमा के इंडिया भेजते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब कोरोना है तो सबकी नौकरी वोकरी चली गई, बहुत लोग भाग हो गए। तो जब भाग हो गए तो उनको क्या करना चाहिए, कुछ रोज़गार तो देना चाहिए। कुछ मजदूर यहाँ से चले गए, जो प्रवासी थे वो केरल में चले गए। तो अब जो मजदूर वहाँ पहुँचे, जब लोग वहाँ पे आ गए तो उनको रोज़गार देना चाहिए। अब रोज़गार देने के सरकार बोली कि जो मछली मारने लायक है मछली मारो,
और जो दूसरा काम करने लायक है दूसरा काम करो। तो जो ये मछली बंदरगाह है इसमें भी फ़ायदा है कि अगर मछली मार के बेचेंगे देश का भी फ़ायदा है, केरल का भी फ़ायदा है, जो मारेगा उसका भी फ़ायदा है। असम में NH नेशनल हाईवे के लिए 19,000 करोड़ का जो वो दिया है बजट में इन्होंने प्रावधान, और 3 साल में बोल रहे हैं कि हम और रोड देंगे, उसके लिए 13,000 करोड़ दे दिए। 1300 करोड़ जो 34,000 किलोमीटर तक बनाएंगे कि हम असम में 34,000 किलोमीटर रोड बनाएंगे, 1300 करोड़ रुपए देंगे। और पश्चिम बंगाल में बोले हैं कि हम 675 किलोमीटर का एक आर्थिक कॉरिडोर बनाएंगे। मतलब पश्चिम बंगाल में तुम आओ, हमको लेके आओ, हम 375 किलोमीटर का आर्थिक कॉरिडोर बनाएंगे। और देखिए पश्चिम बंगाल हमारे देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, कारण कि वहीं पोर्ट बना हुआ है और वहाँ से हम चाहें तो आसियान से भी व्यापार कर सकते हैं, जो आसियान देश है जिसमें म्यांमार भी है। और म्यांमार ऐसा देश है जिसकी सीमा क्या है, भारत से लगी हुई है, तो इसीलिए म्यांमार में भारत जल्दी हाथ नहीं डालता है। तो जो वहाँ से पश्चिम बंगाल से सपोर्ट जुड़े हुए हैं। अब वहाँ से जो चाइना का एक है बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो जोड़ता है, और भारत कहता हम इससे जुड़ेंगे ही नहीं, तो वहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं। आप मैप देखेंगे समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल से हम दक्षिण अफ्रीका जा सकते हैं, पश्चिम बंगाल से हम आसियान में जा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल क्या है, बहुत बढ़िया जगह है, और वहाँ पे आर्थिक कॉरिडोर बढ़ाना सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। तमिलनाडु के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया है चेन्नई बजट में। चेन्नई मेट्रो रेल से उसको 119 किलोमीटर बनाएंगे, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। उस चेन्नई मेट्रो रेल के लिए 63,000 करोड़ दिए हैं, वैसे क्या दिए हैं 1 लाख करोड़ रुपए। असम और पश्चिम बंगाल में 1,000 करोड़ रुपए 4 कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए दिए हैं। तो देखिए असम में अभी इलेक्शन होगा, तो वहाँ पे जो वहाँ की 20% जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या क्या मतलब 100 में से 20 तो इसी में काम करते हैं, चाय पत्ती तोड़ते हैं, पौधारोपण करते हैं इसी क्षेत्र में। अब उनके लिए क्या कहें, बजट में 1,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। अब 1,000 करोड़ रुपए वो पा जाएंगे तो अपना खुश रहेंगे, चलो भैया सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया की है। और जो चाय पत्ती तो तोड़ते हैं उसमें ज़्यादातर कौन रहते हैं, उसमें लड़की बच्चे रहते हैं, छोटे औरतें रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, ये सब रहती हैं। तो देखिए यही बोल रहे हैं जो हमारे राइटर जो लेखक हैं कि जो ये बजट इन्होंने बनाए ये क्या है, इसका बजट का भी अब राजनीतिकरण कर दिए हैं, और बजट का राजनीतिकरण बहुत ही खतरनाक होता है। अब देख लिए कि 4 लोग बहुत बढ़िया हैं, ये हमको इस साल फायदा देंगे, और ये जो और बचे हैं 24 लोग तो बेकार हैं, तो 4 लोग को हम पैसा देते हैं ना, 24 लोग को कहाँ दें, अगली बार जिसमें से जो बढ़िया होगा उसको पैसा देंगे। तो बजट का क्या किया गया है, राजनीतिकरण। और बजट का राजनीतिकरण ये UPSC क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल पूरा डिस्कशन, और ये आप PDF अगर डाउनलोड करने का चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर लें। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, इस कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।